हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज इकाई 6 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी उपन्यास का टॉपिक लगा हुआ है। यह बुक सीरीज आपके यूजीसी नेट, जीआरएफ, झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अति महत्वपूर्ण बुक सीरीज है, जो आपके न्यू अपडेट पर आधारित है। आज का टॉपिक धरती धन न अपना उपन्यास है, जिसे हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। सबसे पहले हम लेखक का परिचय को देखते हैं। जगदीश चंद्र का जन्म 24 नवंबर 1930 ईस्वी को ग्राम घोडेवाहा, जिला होशियारपुर, पंजाब में हुआ था। जगदीश चंद्र का परिवार मोहजाल शाखा से संबद्ध ब्राह्मण परिवारों में एक था। जगदीश चंद्र के पिता का नाम करमचंद, माता का नाम अमरो, मायके नाम उर्फ प्रीतम देवी ससुराल का नाम था। जगदीश चंद्र की धर्मपत्नी का नाम दामा तथा इनके 2 पुत्र अनुराग और पराग और एक पुत्री आरती है। जब जगदीश चंद्र मात्र 5 वर्ष के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जगदीश चंद्र की माता अपने मायके रलहन में जाकर रहने लगी। वहीं बालक जगदीश का लालन पालन हुआ। जगदीश चंद्र के व्यक्तित्व पर उनके मामा रामलाल और अमरचंद का विशेष प्रभाव और संस्कार पड़ा। जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल के पास खुड्डो गांव के राजकीय लोअर मिडिल स्कूल से प्रारंभ हुई। सन 1945 ईस्वी में हाई स्कूल 10वीं से 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुई। जगदीश चंद्र की मृत्यु 10 अप्रैल 1996 ईस्वी को हो गई। धरती धन न अपना उपन्यास को विस्तार पूर्वक देखते हैं। जगदीश चंद्र का दूसरा उपन्यास धरती धन न अपना सन 1972 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ। अद्यापि यह उपन्यास लेखन में पहला और प्रकाशन में दूसरा है। इस उपन्यास की भूमिका मेरी ओर से मैं स्वयं जगदीश चंद्र लिखते हैं। मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ और उनके दामन में छिपी एक आदमी वेदना की उपज है। धरती धन न अपना उपन्यास वस्तुतः पंजाब के 2 आब क्षेत्र होशियारपुर जिले में स्थित घोडेवाहा गांव के चमार मोहल्ले चमडड्डी की करुण अभिव्यक्ति की कथा है। जगदीश चंद्र को ननिहाल की विस्मरणीय स्मृतियों ने ही धरती धन न अपना उपन्यास लिखने की प्रेरणा दी। इस उपन्यास की शुरुआत जगदीश चंद्र ने 6 मई 1955 में काली पात्र के शहर वापसी के साथ की। इस वर्ष उन्होंने 8 अध्याय उर्दू में लिखा था। जगदीश चंद्र ने अपना 8 अध्याय लिख इस उपन्यास को उर्दू के साहित्यकार मखमूर और जालंधर को पढ़ने दिया। लेखक धरती धन ने अपना उपन्यास का दूसरा खंड के रूप में नरक कुंड में वास 1994 ईस्वी को लिखा तथा मृत्यु से पहले इसका तीसरा खंड जमीन अपनी तो थी 2001 ईस्वी में प्रकाशन पूरा किया। जगदीश चंद्र के मित्र सोमनंद ने भी धरती धन ने अपना उपन्यास को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया था और आर्थिक मदद भी की थी। उपन्यास का शीर्षक धरती धन न अपना उनके मित्र मूर्ति चड्ढा का दिया हुआ है। धरती धन न अपना न केवल हिंदी का वरन भारत का एक प्रमुख उपन्यास के रूप में माना जाता है, जिसके विदेशी भाषाओं फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी, जर्मन आदि में अनुवाद हुए तथा भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में भी अनुवाद हुए। धरती धन न अपना उपन्यास के पात्र काली, चाची, प्रतापे, ज्ञानो, मंगू, चौधरी हरनाम सिंह, जीतू, नीकू, नंद सिंह, डॉक्टर विशनदास, हरदेव, बाबा फत्तू, संतेराम,
लच्छो, प्रीतो, पादरी अंचित राम, लल्लू पहलवान, कामरेड टहल सिंह आदि। इस उपन्यास में पंजाब के एक छोटे से गांव को केंद्र में रखकर साधनहीन, पराश्रित, भाग्यवादी, अभावों से उत्पीड़ित हरिजनों की अनेक विध यातनाओं का मार्मिक चित्र उपस्थित किया गया है। इस उपन्यास में प्रमुख और गौण छोटे बड़े कुल मिलाकर पात्रों की संख्या 90 है। इस उपन्यास का प्रधान पात्र अथवा नायक काली है, जो जाति से चमार है। इसके माता पिता एवं चाचा का देहांत हो चुका है, केवल चाची का आश्रय है। गरीबी और भूख प्यास के कारण काली गांव छोड़कर कानपुर चला जाता है। वहां से 6 वर्ष बाद गांव अपने चाची प्रतापी से मिलने आता है। उपन्यास में दिखाया गया है कि गांव के हरिजनों का भाग्य जमींदारों, जाटों, चौधरियों के यहाँ बंधा रहता है। मंगू के पिता कभी चौधरियों से 5 रुपए उधार लिए थे, जिसे मंगू अभी तक उसके यहाँ चाकरी कर चुका रहा है। उपन्यास में हरिजनों को चौधरियों से जो कुछ लेना होता है मांग कर ही लेता है। चौधरी उनके हाथों कुछ बेचना अपमान समझते हैं। काली का एक सपना है कि अपना पुराना घर गिराकर पक्का मकान बनाए, किंतु यह चौधरियों को खटकता है। छज्जू शाह काली को पक्का मकान बनाने के उपाय के साथ यह भी बताता है कि जिस घरों में दलित रह रहे हैं वो जगह सामलात है और इस घरों पर दलितों का मौरूसी रहने भर तक का अधिकार ही है। काले की चाची प्रतापी की मृत्यु हो जाने से तथा उसके रखे पैसे और गहने की चोरी हो जाने से भी काली का मकान बनाने का सपना साकार नहीं हो पाता। काली का पक्का मकान बनवाना उसके मानवीय स्तर को पाने की कामना का प्रतीक है। काली जब शिशुअवस्था में ही था तब उसके माता पिता गुजर गए थे। काली का पिता मारवा अपने गांव का पहलवान था। काली जब शहर से गांव आता है तो इसी खुशी में उसकी चाची पूरे मोहल्लों में गुड़ बांटती है। गांव के लोग प्यार से काली को बाबू कालिदास कहा करते थे। इस उपन्यास में काली और ज्ञानों का अद्भुत किंतु त्रासदीपूर्ण प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। उपन्यास की नायिका ज्ञानों जस्सों की बेटी और मंगू की बहन वह काली से टूटकर प्रेम करती है। वह गांव की अनपढ़ दलित युवती किंतु जन्मजात विद्रोहिणी स्वभाव की है। ज्ञानों को प्रेम प्रसंग के कारण गांव के लोग मोरनी नाम से संबोधित करते हैं। उपन्यास का एक पात्र पालो ज्ञानों की इज्जत लेने की कोशिश करता है। मंगू प्रेम प्रसंग के कारण अपनी बहन ज्ञानों को बहुत पीटता है। उसकी शादी अलग करवाना चाहता है। मंगू की माँ को यह पता चलता है कि ज्ञानों गर्भवती है तो वह ज्ञानों बेटी को सखियाँ खिलाकर मार डालती है। मंगू चौधरी हरनाम सिंह की चाटुकारिता करने वाला तथा चौधरी के एजेंट के रूप में भी इसे देखा जा सकता है। काली अपने पिता मारवा की तरह कबड्डी का खिलाड़ी है। चौधरी का लड़का हरदेवा जानबूझकर खेल में काली का कुल्हाड़ तोड़ देता है। लल्लू पहलवान इनकी भर्त्सना करता है और काली का इलाज भी करवाता है। चाची के मरने और उसके गहने पैसे पड़ोसी के द्वारा चुरा ले जाने के कारण काली की आर्थिक और मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। काली अपने अर्थ व भाव के कारण घास खोदने का काम करता है तथा बाद में लल्लू पहलवान के यहाँ मजदूरी भी करने लगता है। गांव में आई बाढ़ का सामना चौधरी और चमार दोनों मिलकर करते हैं। 3 दिनों तक दिहाड़ी नहीं मिलने के कारण चौधरी और चमारों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। चमार लोग हड़ताल पर चले जाते हैं। पादरी अचिंत राम चमारों की मदद इस शर्त पर करना चाहता है कि वे सभी प्रभु यीशु की शरण में आ जाए। डॉक्टर विशन दास और कॉमरेड टहल सिंह जैसे नेता दलितों की सहायता के बदले खूब भाषण और जलसा करते हैं। अंततः विवश होकर चमडड्डी के लोग आधे दिन की दिहाड़ी लेने पर मजबूर है। चौधरी से समझौता कर लेते हैं। उपन्यास का अंत गर्भवती ज्ञानों
कि उसकी माँ के द्वारा सखियाँ जहर देकर मार देने और अपनी प्रेमिका की हत्या कर मर्मांतक दुख और भय के कारण काली के गांव से भाग जाने से होता है। गांव के सामाजिक वातावरण का चित्रण करते हुए उपन्यास में बताया गया है कि पहले चौधरियों का मोहल्ला है जिसमें हवेलियां हैं, फिर स्कूल आता है, फिर मंदिर और इसके चारों ओर दुकानदारों के चौबारे हैं और अंत में चमडड्डी बस्ती है। उपन्यास में मुंशी के लिए गन्ने, गाजर, साग आदि जाटों के लड़के लाते किंतु घर तक कमियों के लड़के पहुंचाते हैं। चमडड्डी गांव में बीमारी का प्रकोप हमेशा बना रहता है। काली की मां प्लेग की शिकार हो गई, चाचा को हैजे ने हजम कर लिया, पिता भी आश्रम में काल कलवित हो गई, चाचे झाड़ फूक के चक्कर में मर गए। चमडड्डी मोहल्ला गांव के अन्य मोहल्लों यथा महाजनों, नंबरदारों, गव्यों, बहोदियों, मिठों के मोहल्लों से अलग गांव के बाहर बसाया गया है। दलित परिवार में बच्चा पैदा करने की संख्या भी ज़्यादा है। बेबे हुक्म 13 बच्चों को जन्म देती है किंतु बचता केवल एक। प्रीतो नीकू के 11वें बच्चे हैं। प्रीतो का बड़ा बेटा अमरू आवारा किस्म का है। चोरी करना तथा घर के बर्तनों को बेचना उसका काम है। उपन्यास में चमार नंद सिंह सिख और ईसाई दोनों धर्मों को अपनाता है। नंद सिंह जूता बनाने का काम करता है। नंद सिंह की पत्नी का नाम ठकरी, बेटे का नाम छोटू तथा बेटी का नाम पासो है। चमडड्डी मोहल्ला में अधिकांश लोग जमींदारों के यहाँ काम करते हैं, इसलिए उन्हें कम्मी भी कहा जाता है। चौधारे वाले चौधरी हरनाम सिंह अपनी फसल बर्बाद होने पर निर्दोष जीतू की भयंकर पिटाई करता है। धरती धरना अपना कर्णिम प्रसंग उपन्यास की केंद्रीय वस्तु है तथा शीर्षक को स्पष्ट करने वाला है। कालिदास जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो वह जमीन भी तुम्हारी नहीं, वह शामलात गांव के जमींदारों की साझी जमीन है। जब तक तू या तेरे वारिस उत्तराधिकारी इस गांव में रहेंगे, जमीन का यह टुकड़ा रियासत के लिए तुम्हारा है। बाद में उसके मालिक का गांव होगा। वह तेरी मालिकियती जमीन नहीं है, मौसरू जमीन है। वस्तुतः गांव के दलितों का धरती की किसी भी टुकड़े पर अधिकार नहीं है। यही इस उपन्यास के शीर्षक को सार्थक बना रहा है। उपन्यास में वर्णित चौ एक पहाड़ी नदी या नाला है। सूखे रहने पर यहीं बच्चे खेलते हैं। चौ से ही बाढ़ भी आती है। बरसात के पानी से चमडड्डी का कुआं पानी में डूब गया था। गांव में और भी 3 कुएं थे जहां चमडड्डियों को पानी लेने नहीं दिया जाता था। चमडड्डी के लोगों ने कुछ दिनों तक पादरी के नल से पानी लाया किंतु किसी बच्चा ने नल के पास ही टट्टी कर देने से वहां पानी लेने की मनाही हो गई थी। अंत में पंडित संतराम से मंदिर के कुआं से पानी लेने की विनती की गई किंतु वह आग बबूला हो औरतों को गाली देते हुए मारने के लिए दौड़ा। उपन्यास में दलित स्त्रियों का चौधरियों एवं सावर्णों के द्वारा यौन शोषण का भी चित्रण किया गया है। प्रीतों की लड़की लच्छों के साथ हरदेवा बलात्कार करता है। प्रीतों और अन्य चमार स्त्रियों के आपस में मजाक और कई बार झगड़ा होने पर एक दूसरे के पोल खोलने से यही तथ्य सामने आता है कि कोई भी दलित स्त्री चौधरियों सावर्णों के हाथों सुरक्षित नहीं बची। पंडित संतराम छुआछूत का पाखंड कितना ही क्यों न करे, दलित स्त्रियों की देह के लिए वे हर समय लाड टपकाते रहते हैं। गली में जाते हुए ज्ञानों के पीछे पीछे जाता हुआ बूटा सिंह का आवारा लड़का कहता है, इस बार चुम्मी लेने दे, तेनू दे मुरब्बे सारे। गांव के चौधरी हरनाम सिंह का भतीजा हरदेवा सिंह लच्छों की इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाता है। सब कुछ खो देने के बाद लच्छो मजबूरी व्यक्त करते हुए कहती है, माँ किसी के घर से आटा उधार मांगने गई तो आटा ले आई। आबरू डेगचा बेचकर आटा और गुड़ दोनों ले आया, लेकिन वह अपने सब कुछ लुटाकर भी खाली हाथ
वापस आ गई। उपन्यास में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रत्येक विसन्नदास पूंजीवादी व्यवस्था तथा सर्वहारा को समान रूप से देखने की कल्पना करता है। वह साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक है। गाँव में इसकी दवा दुकान है, गाँव वालों इसे बहुत बड़ा चार्ट समझते हैं। काली में भी मार्क्सवाद का प्रभाव परिलक्षित होता है। वह शोषण और वर्ग भेद का विरोध करता हुआ कहता है, मैं बिना पैसे के काम नहीं करूँगा, मैं किसी के पास गिरवी नहीं पड़ा हूँ, मैं बेगार करूँ। उपन्यास में विसन्नदास दलितों को अपने हक के प्रति जागृत होने के लिए प्रेरित करता है। विसन्नदास अर्थशास्त्र से पढ़ाई किया है, धर्म को वह अफीम मानता है। उपन्यास के कुछ दलित पात्र उसकी साइंटिफिक बात को मूर्खता समझता है तो कुछ उसकी बात प्रेरणा भी देती है। वस्तुतः विसन्नदास और कॉमरेड टहल सिंह दोनों ही सुविधा भोगी मध्यवर्गीय चरित्र हैं। उन्हें कम्युनिज्म का किताबी शौक है, किंतु जिंदगी के संघर्ष से उसका कोई वास्ता नहीं। उपन्यास में रखे नामक एक पाखंडी अंधविश्वासी बाबा का जिक्र भी हुआ है, जो काले की चाची को तंत्र मंत्र झाड़ फूक के द्वारा स्वस्थ करने के बहाने रुपए ऐंठकर चला जाता है। धरती धरना अपना उपन्यास के बारे में महत्वपूर्ण कथन को देखते हैं। गांव में कुत्तों और चमारों की पहचान रखना मुश्किल है। संता सिंह का कथन। हरिजन बस्ती में चमडड्डी कहलाती है, जहां गोबर की तेज बदबू है, जिसका कुआं गंदे पानी और कीचड़ से घिरा है। इस गली में सारे घर कच्चे व टूटे फूटे हैं। अगर जीते की जगह मैं होता तो चौधरी की बाहें मरोड़ देता। काली का कथन। चाची यहीं रहूँगा और मकान भी पक्का ही बनाऊँगा। काली का कथन। किसी को जनेऊ का अधिकार देकर, किसी को मंदिर का प्रवेश का अधिकार देकर, किसी के घर चंडी पाठ कर, किसी के ऊपर पानी छिड़क कर, किसी को दूब का स्पर्श कर ब्राह्मण दूसरों का उद्धार करता रहता है। इस तरह वह अपना वर्चस्व बनाए रखता है तथा जाति प्रथा को नष्ट होने से बचाए रखता है। कुत्ते की औलाद, तूने घोड़ी को खुला छोड़ दिया था, कोई ले जाता तो क्या तेरे बाप इतने रुपए भरता। कुत्ता चमार हर बात निराली करता है, चौधरी मंगू से कहता है। पहले गांव में चमार थे या चौधरी, सबकी इज्जत साझी होती थी। लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात, कोई चमार चौधरियों के सामने आंख उठाकर भी नहीं देखता था। जब जाट और चमार का खून मिलने लगा तो यह गड़बड़ होने लगी। अब अगर आपके ही खून में आपके बच्चे को मारा तो दुख क्यों हुआ। बाबा फत्तू सिंह चौधरी से कहता है, मैं भी एक मनुष्य हूँ और एक मनुष्य के रूप में जीने का मुझे भी पूरा अधिकार है। काली का कथन। डर डर कर जीने से अच्छा मर जाना है। काली का कथन। हम मेहनत बेचते हैं, इज्जत नहीं। काली का कथन। गांव में चमार होना सबसे बड़ा पाप है, घोर लांछन है। 2 कौड़ी का मालिक का सत्कार अपने चमार की छठी का दूध ही दिला देता है। नंद सिंह का कथन। या मर गई तो सारी बात ही खत्म हो जाएगी। अगर इस हाल में जिंदा रहे तो तुम्हें भी कोई लड़की नहीं देगा। ज्ञानों की माँ मंगू से। गांव के हर प्रेम की मारी मुटियार का गर्भवती होने के बाद यही हाल होता है। ऐसी मुटियार माँ की चीख बहुत ही करुणा भरी होती थी, क्योंकि उनमें बेटी के पाप के साथ साथ उसके पाप का पछतावा भी शामिल होता था। ज्ञानों के मरने के संदर्भ में। तेरी हिक ते अलाना पाया नी जंगली कबूतर ने। हरदेवा का कथन। यह उसी घोड़ी की बछड़ी है जिस पर कभी बड़े चौधरी बहुत मेहरबान था मंगू लच्छों के प्रति। यह जंगली कबूतर नहीं, पालतू है, दाना देखते ही बैठ जाएगी मंगू लच्छों के प्रति। बात तो यूँ करती है जैसे दादी सत्यवती हो। हरदेवा का कथन। मोया घर उजाड़ू है। बेटा बाप से भी 2 कदम आगे निकल गया
आज डॉक्टर बेच आया, कल माँ बहन को बेच आएगा। प्रीतों का कथन। तुम्हें सारी दुनिया अपने जैसे नजर आती है। तुमने तो हरजाई कुतिया को भी पीछे छोड़ दिया। तुम बाहर निकलती है तो 10 मर्द तेरे पीछे होते हैं प्रतापी प्रीतों से। तूने तो बाजीगरों के कोठों में भी पहुंची थी प्रीतों प्रतापी से। कोई दिहाड़ी नहीं मिलेगी, उठो काम करो वरना मार मार कर एक का सिर तरबूजा के खप्पर जैसा बना दूंगा। चौधरी का कथन। महाशय जी, इनकलाब को ना तुम रोक सकते हो ना ही पादरी। इनकलाब तो बिखरे हुए तूफान की तरह है जो धर्म के कच्चे किनारों को तोड़कर चारों ओर फैल जाएगा। विशनदास का कथन। गरीबी आदमी का ज़मीर ख़त्म कर देती है। गरीबी दूर हो जाए तो हर आदमी ज़मीर का मालिक आप होगा और गरीबी दूर करने के लिए एक ही रास्ता है, वह है इनकलाब। विशनदास का कथन। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, उसी तरह बड़े तबके को एक से पलायन करता आने उसकी मेहनत का फल उसे नहीं खाने देता बल्कि खुद खा जाता है। इसी से क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष पैदा होता है। विशनदास का कथन। पादरी ऊपर से बहुत मीठा लेकिन उसकी काट तेज छुरी से भी गहरी होती है। वह एक धर्म की अफीम का नशा उतारकर दूसरे धर्म का नशा पिलाता है। विशनदास का कथन। पूंजीपति या कभी नहीं चाहते कि मजदूरों में एकता हो। विशनदास का कथन। ख्वाब पीर को बलि देने से शायद पानी थम जाए। गांव का बुजुर्ग का कथन। गरीब आदमी के लिए तो बेहतर जिंदगी का सपना देखना भी पाप है। काली का कथन। सुना चमार ईसाई बनने के बाद कुछ फर्क पड़ा है क्या? टट्टी पेशाब फैलने की तरह ही करता या तरीका बदल गया? घरडूम सिंह नंद सिंह से कहता है। चौधरी, रहती दुनिया तक जिंदा रहने पर पटा तेरी पास भी नहीं। ताया बसंती का कथन। हमारी बहू बेटियों के बेइज्जत करने वाले ये कौन होते हैं? हम इनकी बहू बेटियों को बेइज्जत करेंगे। बसंता का कथन। काले चलो लाठियाँ लेकर, साला जो भी रास्ते में आए उसका सिर फोड़ दो। आज घर से मरने या मारने का फैसला करके चलो। बंटू का कथन। क्या घोड़े वाह के चमार बहुत बेगैरत है, मुँह खोले बिना ही मार खा लेता। ज्ञानों का कथन। मैं तो समझती थी कि तू जिगरे वाला है आदमी है, तू आसानी से दबने वाला नहीं। सुना है मर्द तो मिट्टी का भी जोरावर होता है, तू तो तगड़ा है। ज्ञानों काली से। जगदीश चंद्र एवं धरती धरना अपना उपन्यास के बारे में विद्वानों की राय को देखते हैं। प्रोफेसर रमेश कुंतल मेघ ने धरती धरना अपना उपन्यास को धरती के दुखियारों का सामाजिक और आर्थिक दस्तावेज कहा है। जगदीश चंद्र स्वयं उपन्यास के पात्रों और घटनाओं के बारे में कहते हैं। घटनाओं और पात्रों के चयन में मुझे कतई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इन्हें मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा था। इस उपन्यास के पात्र में मेरा बहुत गहरा संबंध था। हाँ, स्ववर्ण जातियों के पात्रों के बारे में कुछ दिक्कत जरूर हुई क्योंकि उनका अपना एक अलग विशाल समाज भी था। उनके पूरे व्यक्तित्वों को पेश करने से उपन्यास बिखर जाने का डर था, इसलिए मैंने उसके जीवन का वही पक्ष लिया जिसका हरिजनों के सामान्य जीवन से सीधा संबंध था। डॉक्टर चमन लाल गुप्ता का कथन। गैर दलित होकर भी जगदीश चंद्र ने इस उपन्यास में दलित वर्ग का जीवंत मार्मिक व प्रामाणिक चित्र प्रस्तुत हुआ और जब दलितों का जीवन सुधर नहीं जाता या उपन्यास उसकी दशा का ध्यान दिलाता रहेगा। शिव कुमार मिश्र का कथन। जगदीश चंद्र मेरे विचार से हमारे अपने समय में रचनाकारों में एक है जिनके लेखन में सामाजिक और मानवीय प्रतिश्रुति की सार्थक और सौदेश्य लेखन की लिखने और सोचने के कर्म को यातनाग्रस्त मनुष्य के हित में समर्पित कर देने की प्रेमचंद की परंपरा सफल ही नहीं हुई, चरितार्थ हुई है, सत्य सार्थवती हुई है। मित्रों, क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।